नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आज कक्षा 9वीं से जो क्षितिज भाग 1 पाठ्य पुस्तक है उसके गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 2 जिसका शीर्षक है लहासा की ओर। लहासा की ओर दोस्तों, कई बार विद्यार्थी जो है इसका नाम सुन कर के वो समझ नहीं पाते हैं कि पाठ है क्या, पाठ का नाम इस प्रकार से अटपटा सा क्यों है। तो सबसे पहले हम जो है इसका शीर्षक आपको स्पष्ट करने जा रहे हैं। लहासा की ओर का मतलब होता है की तरफ, और लहासा यहाँ पर एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, और लहासा जो है वो तिब्बत की राजधानी है। आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों कि लहासा जो है वो तिब्बत की राजधानी है। अब इस रचना को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम जो है इसके रचनाकार के बारे में जान लेते हैं। इसके जो रचनाकार हैं वो राहुल सांकृत्यायन जी हैं। राहुल सांकृत्यायन जी का नाम जो है, मूल नाम वो केदार पांड्या था, किंतु 1930 में वो श्रीलंका चले गए। श्रीलंका जाकर उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, अपना लिया, और तब जो है उनका नाम बदल करके राहुल सांकृत्यायन रख दिया, और इसी नाम से उन्होंने जो है अपनी रचनाएं हिंदी साहित्य में लिखी हैं। और यदि उनकी बात करें तो वो जो है अनेक भाषाओं के जानकार थे। उनको अपभ्रंश भाषा का ज्ञान था, पाली, चीनी, तिब्बती, रूसी, अनेक भाषाओं के वो जो है प्रकांड पंडित थे। इसीलिए उनको इस प्रकार से जो है प्रकांड पंडित कह करके जो है हिंदी साहित्य में संबोधित किया जाता है। यहाँ पर जो आपके पास पाठ्यक्रम में लहासा की ओर जो रचना है, यह संकलित जो रचना है ये उनके एक यात्रा वृतांत का अंश है। अंश मैंने पूरा यात्रा वृतांत नहीं है, बल्कि यह उसका एक अंश है, उसका एक हिस्सा है। और लहासा की ओर जाते समय उन्होंने क्या क्या अनुभव किया, क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे, क्या वहाँ रास्ते में उन्होंने देखा, वो सारी बातें, वो सारी घटनाएं जो हैं उन्होंने इसके माध्यम से हमारे साथ जो है साझा करने का काम किया है। अब यात्रा वृतांत है तो यात्रा वृतांत होता है जब आप कहीं यात्रा करते हैं तो उसके संदर्भ में, अर्थात उस यात्रा से जुड़ी हुई जो बातें होती है, जब आप उसको लेखनीबद्ध करके प्रस्तुत करते हैं तो वह यात्रा वृतांत कहलाता है। तो हम शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों। लेखक बताते हैं कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है जहाँ से वो जा रहे हैं। कारण क्या है कि उस समय जो है भारतीयों को तिब्बत में जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। जिस समय ये गए 1929 और 30 के बीच में इन्होंने यात्रा की, तो उस समय में ये कहते हैं कि वहाँ पर जो है भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं थी, और यही कारण था कि ये जो है नेपाल के रास्ते चोरी छुपे, हम कह सकते हैं, भेष बदलकर जो है नेपाल के रास्ते जो है तिब्बत में घुसे थे यात्रा करने के उद्देश्य से। क्योंकि ये घुमकड़ी प्रवृत्ति के रहे हैं, यात्राएं की हैं, इनका मानना था कि यात्रा करने से बहुत कुछ जो है हमें ज्ञानार्जन होता है, हमारा मनोरंजन होता है, हम एक दूसरे की संस्कृति को जानते हैं, संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, इस प्रकार की इनकी मान्यता थी। तो ये कहते हैं कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है जहाँ से ये गए। उस समय में फरी कलिंगपोंग का रास्ता जो अभी खुला है, जब यदि हमें आज तिब्बत जाना हो तो हमें इस रास्ते से जाना होगा, फरी कलिंगपोंग। लेकिन उस समय में जब 1929-30 के बीच में ये वहाँ गए, उस समय ये नहीं खुला हुआ था। तो ये रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीज़ें भी, अब नेपाल जो है वो अलग देश हो गया, वहाँ की चीज़ें भी वहाँ जाया करती थी। इसके साथ साथ लेखक बताता है कि हिंदुस्तान की यानी भारत की जो चीज़ें थी वह भी तिब्बत जाया करती थी। उसके माध्यम से व्यापार लोग जो है किया करते थे। तो ये कहता है कि यह व्यापारिक ही नहीं अपितु एक जो है सैनिक रास्ता भी था।
सैनिक रास्ता बने, उससे सैनिक भी जो है आते जाते थे, या सैनिक की वहाँ जो है चौकियाँ बनी हुई थी, वो सारी चर्चा इसमें कर रहा है। वो कहता है ये व्यापारिक ही नहीं था बल्कि सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे। रास्ते में, इसी रास्ते पर जगह जगह चौकियाँ बनी हुई थी फौजियों की, जिनमें, और वो जो किले बने हुए थे उन किलों के बारे में बताता है कि जिनमें कभी जो है चीनी पलटन रहा करती थी। चीनी पलटन का मतलब होता है फौज। पलटन का मतलब क्या होता है दोस्तों? फौज होता है। पलटन का मतलब होता है फौज। यहाँ पर ये हमारे पास पलटन शब्द आया है। पलटन का मतलब होता है फौज, आप याद रख सकते हैं। वैसे तो इतना मुश्किल शब्द नहीं है। पलटन का मतलब होता है फौज, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान जो है वो गिर चुके हैं। लेखक बताता है यदि आजकल की बात करें तो वहाँ जित फौजी मकान थे जो किले में, वो गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में, दुर्ग में ने किले के किसी भाग में, जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। अब बसेरा क्या होता है? बसेरा का मतलब होता है घर। बसेरा का मतलब क्या होता है दोस्तों? घर होता है। तो उन्होंने घर बना लिया है, और यहाँ पर ये कहता है हम वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। आबाद का मतलब होता है कि वहाँ पर लोग रहते हैं। आबाद का मतलब क्या होता है? वहाँ पर लोग जो है वो रह रहे हैं। आबाद का मतलब होता है जहाँ लोग रह रहे हों, खुशहाल हों। तो आगे कहता है ऐसे ही परित्यक्त। परित्यक्त का मतलब होता है दूसरों के लिए त्यागा हुआ। परित्यक्त का मतलब होता है दूसरों के लिए, दूसरों के लिए जो है त्याग देना, दूसरों के लिए त्याग देना, दूसरों के लिए त्यागना। तो ये क्या कहलाता है? परित्यक्त कहलाता है, त्यागना। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? परित्यक्त। अब एक होता है त्यक्त, यानी त्याग दिया आपने उसको, कोई अपनाएगा नहीं। एक होता है परि, परि मैंने दूसरा, दूसरे के लिए त्याग दिया है, उसमें कोई भी आकर रह सकता है। तो ये कहता है कि एक परित्यक्त किला था, चीनी किला था। हम वहाँ पर जो है चाय पीने के लिए ठहरे। हमें वहाँ चाय पीने के लिए इच्छा हुई तो हम वहाँ पर रुक गए। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं। अब वहाँ पर ये बैठ कर के विचार कर रही हैं, हमें बता रहे हैं कि तिब्बत में जो यात्री होते हैं उनके लिए बहुत सारी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। आराम की बातें क्या है? सबसे पहली तो ये है कि वहाँ जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। जैसे हमारे यहाँ है कि तुम फलां जाति के हो, तुम इस जाति के हो, तुम इस जाति के हो। छुआछूत का जो है सवाल ही नहीं है। आजकल तो खैर हमारे यहाँ भी नहीं है, लेकिन 1929-30 की यदि बात करें तो उस समय में, तत्कालीन समय में जो है इस प्रकार की समस्या हमारे समाज में थी, जिसको हम अस्पृश्यता की समस्या जो है कहते थे। छुआछूत की एक बीमारी थी। जो बड़े लोग थे वो छोटे लोगों को नहीं छूते थे। वो सोचते थे कि यदि हम इनको स्पर्श कर लेंगे, निम्न जाति के लोगों को, तो हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये जो समस्या थी ये भी वहाँ पर नहीं थी। ये सवाल ही नहीं था कि इस प्रकार की जो है वहाँ पर चीज़ें हों। इसके साथ साथ ये बताता है कि वहाँ औरतें जो थी वो पर्दा नहीं करती थी। औरतें पर्दा ही ना औरतें जो है पर्दा ही करती हैं। औरतें भी वहाँ पर्दा नहीं किया करती थी, अर्थात पर्दे में नहीं रहती थी। पर्दे का मतलब घूंघट नहीं किया करती थी, स्वतंत्र थी, ये कह सकते हैं हम। बहुत जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे होते हैं, अर्थात जो जिनकी दशा बड़ी ख़राब होती है, जो फटे हाल में होते हैं, ऐसे भिखारियों को लोग जो है केवल चोरी के डर से जो है घर में घुसने नहीं देते थे। बाकी किसी के साथ रोक टोक नहीं थी। यदि आप ठीक है तो आप घर में जा सकते हैं, भले ही आप अपरिचित हों, अर्थात आप उनके लिए अनजान हों, आप किसी को वहाँ नहीं जानते हैं, आपको कोई नहीं जानता है, उसके बाद भी आप जो है घर में जा सकते हैं, घर में प्रवेश कर सकते थे। लेकिन जो भिखमंगे लोग थे उनको वो जो अंदर प्रवेश नहीं करने देते थे, और वो भी इसलिए कि कहीं ये कुछ यहाँ से चुरा ना ले। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। तो वो कहता है कि जब आप किसी घर में जाएंगे तो आपको अपना सामान लेकर के जाना पड़ेगा। मान लिया आपको चाय पीनी है तो आप चाय का सामान लेकर के जाएंगे। तो वो कहता है कि घर में कोई बहू है उनकी, या बहू की जो सास है, सासू है, उसको जा कर के आप सामान दे देंगे कि ये मेरा सामान है, आप ज़रा मेरे लिए चाय बना दें। तो वो आपका सामान लेंगी और आपको चाय बना करके जो है वो दे देंगी। ये कहता है वह आपके लिए उसे पका देंगी, मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। यानी चाय का जो मसाला है, मक्खन आपको चाहिए डलवाना है, या चाय का मसाला आप उसमें चाहते हैं तो आप उसको दे दें। तो वो क्या करेंगे, चोंगी में जो है
कूट करके उस दूध वाली चाय के रंग की बना के, चौंगी यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ कुंडी होती है ना, इस प्रकार से चौंगी होती है, लकड़ी की बनी होती है, उसमें उसको कूटते हैं और जैसे चाय का रंग होता है दूध वाले, ऐसा उसका कलर निकल करके आ जाता है। और मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में, मिट्टी का टोंटीदार बर्तन जिसको हम कहते हैं यहाँ, इसने तो खोटी कहा है, जिसको हम यहाँ केतली कहते हैं। आपने देखा होगा ना, केतली होती है घरों के अंदर, ठीक है। उसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ऐसे वो बनी हुई होती है, ऐसे हम उसको कह सकते हैं कि इस प्रकार से वो जो है बनी हुई होती है। और यहाँ उसकी जो है ये टोंटी जो है इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार की उसकी टोंटी लगी होती है, इसमें से हम चाय लेते हैं ऐसे यहाँ से पकड़ के, ठीक है। तो इसको हम ये जो यहाँ पर है, इसको हम टोंटी कहते हैं। टोंटीदार जो है बर्तन में डाल करके आपको वो चाय जो है वो दे देते हैं। यदि बैठक की जगह, यानी जहाँ पर आप बैठे हैं, बैठक जिसको ड्राइंग रूम कहते हैं, या आप जहाँ पर बैठे हैं वो जगह चूल्हे से दूर है, जहाँ पर चाय बननी है, तो और यदि आपको डर है कि कहीं हो सकता है कि मेरे चाय में जो मैंने मक्खन दिया है वो ना डालें, हो सकता है वो बचा के रख लें, है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, वो कहते हैं कि वो आप खुद जा कर के जो है वहाँ चूल्हे पर रसोई में और खुद जा कर के अपने हाथ से जो है चाय बना सकते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। ऐसा समाज था उस समय का तिब्बत का। और यहाँ कहते हैं चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर उसमें आप नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है, वो आप डाल नहीं है, उन्हीं को बोल दें कि डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, यानी जब उन्होंने वहाँ चाय पी ली, तो उसने वर्णन किया है तिब्बत के बारे में। चाय पीने के बाद फिर वहाँ से वो चले। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी जो है राहदारी मांगने आया। यहाँ पर एक शब्द आया है राहदारी। राहदारी को हम कह सकते हैं कर, या अंग्रेजी में आप इसको कह सकते हैं टैक्स, ठीक है। अब जब रास्ते पर आप चल रही हैं, राहदारी, रास्ते पर आप चल रहे हो, आपने देखा होगा आपको कुरुक्षेत्र से पानीपत जाना हो तो आपको टोल प्लाजा मिलते हैं रास्ते में, है ना, तो वहाँ हम पैसे देते हैं, वहाँ से हम रसीद ले लेते हैं। वो क्या होता है कि हम रोड पर चल रहे हैं, हमें जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम उसका कर दे रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं। वैसे यहाँ ये राहदारी मांगने के लिए आया, तो इन्होंने क्या किया, हमने वह दोनों चिटे, चिटे का मतलब होता है रसीद, चिटे का मतलब क्या होता है, रसीद जिसको हम कहते हैं, स्लिप भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, स्लिप भी आप इसको बोल सकते हैं, या आप इसको रसीद जो है आप इसको कह सकते हैं, रसीद, चिट जो यहाँ पर ये बता रहा है, तो ये चिट जो है, चिटे उस दो स्लिप थी जो उसके पास, उसने उसको दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए। अब देखिए शायद बोल रहा है तो इसका मतलब लेखक को पक्का पता नहीं है, वो कहता है मेरा अनुमान है शायद उसी दिन, जिस दिन हम यहाँ से निकले तो हम थोंगला एक जगह है वहाँ के पहले आखिरी गांव में पहुँच गए। पहले हमारा पहला था, वैसे आखिरी गांव था वो, वहाँ पर हम पहुँच गए। और वो कहता है यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति कौन था, ये इसके साथ इन्होंने एक व्यक्ति को हायर किया था एज ए गाइड के रूप में, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसका नाम सुमति था, तो उसको अपने साथ लेकर के वो गए तो गांव में, वहाँ पर उसको अपने जान पहचान के आदमी जो है मिल गए। और भिखमंगे रहते भी, लेखक बताता है कि हमारी दशा जो है भिखमंगे की थी, हमने वेशभूषा ऐसी धारण कर रखी थी, लेकिन उसके बाद भी हमें रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। फिर वो यहाँ पर लिखना नहीं भूलता है, उसको याद आ रहा है कि उसके बाद, यानी इस यात्रा के 5 साल के बाद भी वो यहाँ पर आए वापस, लेकिन उस समय वो भद्र वेश में आए, जेंटलमैन बन के आए, जिसको हम कह सकते हैं। जैसे ये बताता है 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे, उस समय हम भिखमंगे नहीं थे, एक भद्र यात्री के वेश में, भद्र में जेंटलमैन बन के आए, घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी, इतनी अच्छी जगह। और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में जो है रुके थे या ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है, मनोदशा कैसी है, लोगों का व्यवहार कैसा है, क्या लोग हमारे बारे में सोचते हैं, ये भी एक बात हो सकती है। उसके बाद वो कहता है खासकर शाम के वक्त जो है लोग यहाँ होशो हवास में नहीं रहते। कारण क्या है, वो छंग पी लेते हैं। यहाँ पर छंग जो शब्द आया है, ये जो है एक नशीला पेय पदार्थ है। जैसे हमारे यहाँ शराब होती है ना, जैसे हमारे यहाँ पर शराब होती है, तो इसी प्रकार से वहाँ पर जो है छंग होती है, वहाँ पर जो है क्या होता है, छंग होती है। तो इसको ये एक नशीला पदार्थ है, इसको लोग जो है शाम को पी लेते हैं। और लेखक कहता है कि बहुत कम ऐसा होता है कि वो अपने होश हवास को दुरुस्त रखें। दुरुस्त का मतलब होता है ठीक रखना, दुरुस्त का मतलब क्या होता है, ठीक रखना, यानी अपने आप को वो ठीक रखें, दुरुस्त का मतलब ठीक होता है, ठीक है। अब हमें सबसे निकट डांडा थोंगला पार करना था। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
ये कहता है अब हमें सबसे विकट, विकट का मतलब होता है मुश्किल, विकट का मतलब क्या होता है, जो मुश्किल होता है, कठिन जिसको हम कह सकते हैं, कठिन या मुश्किल जो है हम इसको कह सकते हैं, सॉरी, कठिन या मुश्किल हम जो है इसको कह सकते हैं, कठिन, कठिन आएगा यहाँ पे, ठीक है। थोंगला पार करना था। थोंगला एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है। डांडे जो है वो तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, सबसे खतरनाक स्थान इसको कह सकते हैं हम। क्यों कहते हैं उसके बारे में आगे बताता है कि ये 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण इनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते, कोई गांव आपको मीलों तक देखने को नहीं मिलेगा, केवल गहराई होती है क्योंकि 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई है और आसपास कोई गांव नहीं होता। ये कहता है नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण, पहाड़ों के कोने दूर तक पहाड़ी पहाड़ नज़र आते हैं, नदियों के मोड़ दिखाई देते हैं, उसके कारण ये कहता है बहुत दूर तक कोई आदमी हमें देखने को नहीं मिलता है, अर्थात बिल्कुल निर्जन है। आगे बताता है ऐसे स्थानों पर जो है डाकू लोग जो है हमला करते हैं। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, यहीं पर लोग वो छिप करके रहते हैं। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। यदि डाकुओं के लिए यदि सबसे अच्छी जगह यही है, तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन यदि इस निर्जन स्थान पर यहाँ तो कोई है ही नहीं है, दूर तक कोई देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसे स्थान पर जो है आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता है। और सरकार जो है वो खुफिया विभाग हो गया या पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती है, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता है, कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। और डकैत पहले क्या करते हैं, डकैत जो है, डकैत का मतलब होता है जो डाका डालने वाले लोग होते हैं, इसको हम डकैत लुटेरे कह सकते हैं ना, डाका मारने वाले डाकू जिसको हम कह सकते हैं, डाकू हो सकता है, लुटेरे हो सकता है, इस प्रकार से हम इसको जो है समझ सकते हैं। लुटेरे भी होते हैं या डाकू होते हैं, तो ये डकैत ही होते हैं। ये काम क्या करते हैं, ये सबसे पहले तो आदमी को मार डालते हैं, कोई बात नहीं करते उसके साथ, सबसे पहले उसको मार देंगे। जैसे ही कोई आदमी सामने आया उसको मार दिया, मारने के बाद उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा है या नहीं है। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा हो जाता है। डाकू यदि सामने वाले को नहीं मारेगा कि उसके पास भी हथियार है तो वो डाकू को मार देगा, तो इस डर से वो पहले ही उस आदमी को मार देते हैं। अब ये कहता है गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम इतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और भिखारियों की वजह से हम बच जाया करते थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, वैसी सूरत का मतलब हालात यदि हमें ऐसे मिलते, वैसी सूरत का मतलब होता है हालात, हालात मैंने वैसी हमने परिस्थिति देखी कि डाकू हमारे सामने आ गए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या किया करते थे, हम क्या करते थे, टोपी उतार लेते थे अपनी और अपनी जीभ बाहर निकाल करके कुची कुची 1 पैसा कहते, भीख मांगने लगते। कुची कुची का मतलब यहाँ कोष्टक में दिया भी हुआ है, दया दया, दया दया करके एक पैसा मांगने का जो है वो मांगते या भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव जो है वो 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमिति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए, अब लंकोर उनको जाना है, तो उसने कहा कि इसको पहाड़ को पार करना होगा, तो तुम ऐसा करो यहाँ से लंकोर के लिए 2 घोड़े जो है वो कर लो का मतलब किराए पर ले लो। उस पर क्या करेंगे, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे मैंने हम चढ़ करके जो है हम इसको पार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मे भी ठीक रहेगा इतना, फिर ये ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो आज के लिए इतना ही क्योंकि लंबी काफ़ी वीडियो हो गई है। हाँ, तो नेक्स्ट जो बचा हुआ हिस्सा हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसका विशेषता आप ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।